लास्ट लेक्चर तक हमने अपवर्तन और परावर्तन के जितने भी टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने, जितने भी उनके अंदर सब टॉपिक्स थे सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। हमने लेंस भी डिस्कस कर लिया, दर्पण भी डिस्कस कर लिए, प्रिज्म भी डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रकाशीय यंत्र की। तो प्रकाशीय यंत्र में अगर हम बात करें तो प्रकाशीय यंत्र मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, दोनों। तो नेचुरल प्रकाशीय यंत्र की बात करें तो नेचुरल प्रकाशीय यंत्र हमारी आंखें, जो कि हमें जन्म से ही प्रदान होती है और हमारी आंखों में लेंस लगे होते हैं, उनके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। वो लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो ये हमारा प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। अब नेत्र की बात नहीं करके यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि मैन मेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो मैन मेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक आता है माइक्रोस्कोप, जो किसी भी स्मॉल वस्तु का हमें बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाता है। किसी भी सूक्ष्म वस्तु को हम बड़ा जूम करके इस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद में एक मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता है वो होता है दूरदर्शी होता है। दूरदर्शी का मतलब है कि दूरस्थ स्थित वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। जैसे बात करें सन है, मून है, तारे हैं और कोई गैलेक्सी ऊपर है, तो इन सबको देखने के लिए अगर हमें पृथ्वी से देखना है इनका प्रतिबिंब स्पष्ट, ऐसे तो हमें नेकेड आई से अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन टेलीस्कोप के थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमें इनका प्रतिबिंब एकदम साफ सुथरा दिखाई देगा। इनकी सरफेस भी अगर हम देखना चाहें तो शायद बड़े आकार के टेलीस्कोप से देख सकते हैं। इस तरीके से ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लेते हैं, बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। अब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं कि सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो माइक्रोस्कोप में देखना, माइक्रोस्कोप होता है कोई भी वस्तु अगर छोटी से छोटी वस्तु है तो उसका हमें बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के थ्रू। जैसे माइक्रोस्कोप से मान लो हमारे पास निडिल है, एक पतली सी निडिल रखी हुई है, तो उसको माइक्रोस्कोप से अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें थोड़ी मोटी दिखाई देगी। मतलब उस वस्तु के आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वो मैग्नीफाइड होकर हमें दिखाई देगा। तो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है और उसका आकार भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब ये प्रतिबिंब को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। माइक्रोस्कोप होता है वो प्रतिबिंब को मैग्नीफाई करता है, मतलब आवर्धित कर देता है। अगर हिंदी में बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, आवर्धित करना बोलते हैं। ये प्रतिबिंब को आवर्धित कर देता है, बड़ा कर देता है। अब आवर्धित करना, इसका मतलब यहाँ पे एक वर्ड साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि आवर्धन का यूज होगा। और आवर्धन मैंने आपको लेंस में भी पढ़ाई है और दर्पण में भी पढ़ाई है। आई बटन पे जाकर आप देख सकते हो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप आवर्धन के बारे में जान सकते हो। तो यहाँ पर देखना, बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। मतलब इनका जो आकार है, इनके आधार पर किसको डिसाइड किया गया है, इसको डिसाइड किया गया है आवर्धन को। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें सूक्ष्मदर्शी में, तो सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन ऊंचाई से डिसाइड नहीं होता है, वो होता है दर्शन कोण से डिसाइड होता है। दर्शन कोण बोलते हैं विजुअल एंगल। क्या होता है, विजुअल एंगल। एक होता है टर्म दर्शन कोण, तो इससे डिसाइड होते हैं विजुअल एंगल से कि किस तरीके से हम आवर्धन को डिसाइड कर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों। अब ये होता सेम इसी की तरह, अगर बट्टे में आ रहा है, ये अनुपातिक रूप आ रहा है, तो ऊपर अगर प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इनके लिए अगर विजुअल एंगल दर्शन कोण के रूप में अगर आवर्धन लें तो ऊपर प्रतिबिंब का दर्शन कोण ही आएगा और नीचे इसका आएगा बिंब का दर्शन कोण। तो आवर्धन का एक फॉर्मूला बन रहा है, m इक्वल्स टू, ये किसके लिए होता है, ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण अपोन में बिंब या वस्तु या बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु या बिंब द्वारा
पर बना दर्शन कोण, ये इस तरीके से डिसाइड होता है। अब यहां पे हम मानते भी, अज्यूम भी करते हैं कि प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण बनता है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, और जो वस्तु या बिंब द्वारा आंख पर जो दर्शन कोण बनता है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो इसके लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, m = बीटा अपॉन में अल्फा, ये भी आता है आवर्धन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे टर्म आई है, एक वर्ड सुनने को मिला आपको, दर्शन कोण विजुअल एंगल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि दर्शन कोण होता क्या है, लेकिन एक बात समझ लीजिए आप कि ये इस तरीके से डिसाइड होता है, जैसे ऊपर या आवर्धन ऐसे डिसाइड होती है लेंस में, जब हम बात करते हैं दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई, तो वैसे ही सेम एज इट इज प्रतिबिंब ऊपर है तो यहां पर भी प्रतिबिंब आएगा, और बिंब नीचे है तो बिंब नीचे ही आएगा, तो ऊपर आएगा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। किसके लिए, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए दर्शन कोण की बात होगी कि वो एंगल कितना बना रहा है। क्लियर है, दर्शन कोण को नीचे आ जाएगा, बिंब द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण, इन दोनों का अनुपात होगा तो m = बीटा अपॉन अल्फा। एक बात और बताता हूं यहां पे, सपोज करो दर्शन कोण की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम मतलब अति अल्प, यदि अल्फा तथा बीटा अति अल्प हो तो दोनों की वैल्यू अति अल्प होगी, तो ध्यान रखना जब भी कोण अति अल्प होता है तो tan वैल्यू उसकी उस एंगल के इक्वल होती है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि tan अल्फा लगभग बराबर होगा अल्फा के, और tan बीटा किसके बराबर होगा, लगभग बराबर होगा बीटा के। अब सोचने वाली बात है कि tan क्यों लिया हमने, sin क्यों नहीं लिया, क्योंकि sin में भी तो होता है। तो tan इसलिए लिया है मैंने, जब भी आपको ये लेंस से रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन कराया, लेंस या दर्पण से रिलेटेड, तो वहां पर हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ tan एंगल की। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश किरणें होती है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण, वो कर्ण की तरह कार्य करती हैं समकोण त्रिभुज में, और कर्ण की लंबाई हमें पता नहीं होती है, इसलिए हम कर्ण को यूज में नहीं लेते। तो लंब और आधार का जो संबंध होता है वो किससे होता है, tan से, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, tan का यूज किया है। अब देखो बात आती है यहाँ पे दर्शन कोण की, कि दर्शन कोण होता है। तो दर्शन कोण को ध्यान से देखना, मान लो सपोज करो ये कोई भी एक लेंस है, यहाँ पर इस तरीके से लेंस बना हुआ है, ये इस लेंस का द्वारक है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में लेंस का उपयोग होता है। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये वस्तु रखी हुई है PQ मान लो, तो PQ वस्तु का इसका जो टॉप मोस्ट हिस्सा है ऊपर वाला, उससे इस लेंस पर यहां पर अगर प्रतिबिंब बनाए, यहां पर ये लेंस से प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करें, तो इसके प्रकाशीय केंद्र पर ये जो बनने वाला कोण होगा, यही वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, दर्शन कोण। किससे, वस्तु से। जब वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अब आंख इधर तो होगी नहीं, किस साइड होगी, अगली साइड होगी ना, लेंस की दूसरी साइड, तो वहां से वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे तो ये बनने वाला जो कोण होगा इसे ही हम दर्शन कोण बोलते हैं। फिर इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लो ये बना, तो इस प्रतिबिंब द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण ये होगा, तो ये वाला कोण कितना होगा, बीटा। ये प्रतिबिंब है P डैश Q डैश। तो ये डिसाइड किया गया है यहाँ पर कि किसी भी वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कौन सा कोण कहलाता है, अल्फा कहलाता है वस्तु का दर्शन कोण, और जो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण होगा वो कौन सा होगा, बीटा होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से डिसाइड करते हैं। अब यहां पर एक बात और आती है कि जो हम ये दर्शन कोण डिसाइड करते हैं वो हमारी आंखों से डिसाइड करते हैं, हमारी जो आंखें हैं उनको डिसाइड करते हैं। तो आंखों की देखने की एक न्यूनतम दृष्टि दूरी होती है, मतलब आंखों से एक ऐसी मिनिमम डिस्टेंस कि जिस पर हम वस्तु को रखें तो उस डिस्टेंस से हमें वस्तु ये स्पष्ट दिखाई देती है। अब स्पष्ट दिखाई देने का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर भी स्पष्ट दिख रही है, थोड़ी दूर भी स्पष्ट दिख रही है, और मैं और पास ले आऊंगा यहाँ से भी स्पष्ट दिख रही है, वो नहीं। स्पष्ट दिखने का मतलब है कि वस्तु की एक ऐसी मिनिमम डिस्टेंस कि जहां पर रखने पर हम आंखों से लगातार इस वस्तु को देखते रहे तो हमारे सर में दर्द भी नहीं और आंखों में जलन भी नहीं। तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मान लो मैं एकदम से पास में रख दूं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और मैं इसको देखता रहूं, मुझे दिख तो रही है लेकिन आंखों को ऐसे करना पड़ रहा है एकदम से, और आंखों में थोड़ी देर बाद में 10 मिनट 5 मिनट बाद में सर दर्द करने लगेगा और जलन होने लगेगी। इसका मतलब ये तो हमें पेनफुल हो गया हमारे लिए,
तो ये हम मिनिमम डिस्टेंस नहीं मान सकते। तो एक ऐसी न्यूनतम दूरी जिस पर स्थित वस्तु को हम आसानी से घंटों तक देख सकें, उसे बोलते हैं वस्तु की दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और वो दृष्टि की आंखों की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पे रख सकते हैं, लेकिन वही माइग्रेन जैसा हालत हो जाएगी। तो इसलिए जो न्यूनतम दृष्टि की दूरी मानी गई है, न्यूनतम दृष्टि की दूरी वो है 25 सेंटीमीटर। ये मानी गई है 25 सेंटीमीटर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साइट की न्यूनतम दृष्टि की दूरी कैपिटल डी से। अब डी का मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टर मत लगा लेना, क्योंकि वो पावर ऑफ लेंस है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है, तो ये डी डायरेक्टर को डिनोट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम किसको डिसाइड करते हैं? आंख से वस्तु की न्यूनतम दृष्टि की दूरी कैपिटल डी, इसको जब आंख माना जाए। क्यों? क्योंकि जहां पर हम लेंस रखेंगे उस लेंस को तो आंख मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम दूसरी साइड से देखेंगे तो हमारी आंखें ऐसा ही तो प्रतीत होगी कि इस लेंस से ही हम देख रहे हैं। तो लेंस को ही हम क्या हमारी आंखों से क्या कर देते हैं? संपाती कर देते हैं। तो इसीलिए यहां पर आंखों को माना गया। और यहां से इस प्रकाशीय केंद्र या आंख से ये जो वस्तु की जो न्यूनतम दृष्टि की दूरी होती है यू, इसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से। कब? जब हम बिंब लेते हैं उस समय जब वस्तु को पहली बार रखा जाता है तो वह न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर रखकर डेरिवेशन सॉल्व किए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना। बाद में जब हम प्रतिबिंब से लेते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति में इसको हम वो करेंगे समरूपता नियम, क्योंकि हमने लेंस सूत्र दर्पण सूत्र डिराइव किया, वहां पे सब में समरूपता नियम लगाया, तो यहां पर भी वही लगेगा समरूपता नियम, कोई इसमें दोहराया नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाश के अंदर जो मेन मेड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो यहां पर मैंने इनको सिंपल भाषा में इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज बताया आपको, किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब हम इनमें एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की बातें करेंगे। और सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो सूक्ष्म स्टूडेंट्स देखते माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं हम। माइक्रोस्कोप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको हम आवर्धक लेंस भी बोलते हैं। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है इसको आवर्धक लेंस, ये नाम से भी डिनोट किया जाता है, आवर्धक लेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी होगा उसमें कितने लेंस का उपयोग किया जाता है? एक ही लेंस का उपयोग किया जाता है, इसे आवर्धक लेंस भी बोलते हैं। दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये होता है। दो प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन दोनों का मेन सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत सूक्ष्मदर्शी का एक ही होता है कि कोई भी छोटी से छोटी वस्तु है उस वस्तु का बड़ा करके प्रतिबिंब दिखाई देना, यही इनका सिद्धांत है। और ये अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि यहाँ पे लेंस का उपयोग करेंगे और लेंस है वो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित उपकरण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए हमारे सरल सूक्ष्मदर्शी, इसी में बात करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस होता है, ये मान लो उत्तल लेंस है, और लेंस भी कौन सा यूज में लेंगे? उत्तल लेंस, ध्यान में रखना। और ये इसका द्वारक मान लेते हैं और ये इसका मान लेते हैं क्या है? मुख्य अक्ष। और यहाँ पे क्या है? ओ, ये प्रकाशीय केंद्र है। एक ही लेंस उपयोग में लेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये लेंस है तो इसका कुछ न कुछ मुख्य फोकस भी होगा, कि यहां पर एक फोकस होगा और एक फोकस आगे होगा, इस तरीके से ले लेते हैं आवर्धक लेंस। अब पहली बात, उत्तल लेंस होता है वो कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा या बड़ा बराबर भी बन सकता है, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन यहां पर सूक्ष्मदर्शी से हमें प्रतिबिंब सीधा भी बनना चाहिए, उल्टा नहीं। सरल सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है,
उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और इसके साथ साथ वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी होना चाहिए। तो बड़ा बनने के लिए हमारे पास 2 या 3 कंडीशन ही हो सकती है। कौन सी? कि बस अगर हम C पर रखें, यहां पर मान लो क्या होगा, इसका मुख्य फोकस है तो यहां पर वक्र का केंद्र होगा। यदि वस्तु को C पर रखा जाए तो इस साइड भी C पर प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो बराबर तो चाहिए नहीं, हमें बड़ा करके देखना है, और बड़ा करके देखना है तो अगर इसको इस साइड लेके दर्पण के लेंस के वक्रता केंद्र से इस साइड मुख्य प्रकाशिक केंद्र की ओर ले मुख्य अक्ष पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है, वो वाली कंडीशन मिली नहीं, क्योंकि हमें प्रतिबिंब चाहिए सीधा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, श्योर। और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को प्रकाश के केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहां पर वस्तु को जब O तथा F के बीच में रखेंगे तो ये वस्तु है मान लो PQ, ये वस्तु PQ रखी हुई है। इस वस्तु से हमें प्रतिबिंब निर्माण करना है, तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमारे पास जो नियम है वो हम अप्लाई करेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है कि एक प्रकाश किरण वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद में कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई और कहां से गुजर रही है, मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से गुजरेगी तो इस साइड से, मुख्य फोकस इधर है या इधर जाएगी, तो मुख्य फोकस रहेगा इस साइड पहला, ये लो, तो मुख्य फोकस से जाएगी ये प्रकाश किरण इस तरीके से, ठीक है। दूसरी, अब एक प्रकाश किरण कहां से गुजरे, इसके प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, तो ये यहां से बिना बिजली के सीधी गुजर जाती है, और इन दोनों प्रकाश किरणों को अपवर्तित किरणों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, दूर हटती रहेंगी। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या करें, इन दोनों को विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं। तो विपरीत दिशा में बढ़ाने पर जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें, ये देखो सरल सूक्ष्मदर्शी में हेडिंग ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा P डैश Q डैश। और ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ये ध्यान रखना। और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनता है वो कितनी दूरी पर बनता है, V दूरी पर बनेगा, यहां पर क्लियर है। अब आभासी प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है न्यूनतम दृष्टि, क्योंकि हमें दिखाई देगा ये आभासी प्रतिबिंब, तो D दूरी पर भी बन सकता है, न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर। ये कहां पर भी बने, V है वो D के इक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इतनी दूरी पर बन रहा है। तो ये होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। अब इस सरल सूक्ष्मदर्शी से हम आवर्धन निकालते हैं, तो आवर्धन के लिए देखो क्या है फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और बटे में बिंब द्वारा बना दर्शन कोण। तो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण ये होगा, तो प्रतिबिंब ये है, इसके द्वारा इस पर बना दर्शन कोण ये वाला कोण कितना होगा, बीटा, और वस्तु भी यही है, तो ये वाला कोण ही कितना बनेगा, अल्फा। क्लियर सी बात है, यही वाला कोण क्या बनेगा, अल्फा, वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब। तो क्या यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों एक ही हो सकते हैं, बराबर कोण हो सकते हैं, यहां पर हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे, क्योंकि अल्फा कोण बनता है वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वो हमेशा न्यूनतम दूरी के लिए बनता है, आंखों की न्यूनतम दूरी, मतलब कितनी दूरी के लिए, बिंब को हम यहां से अगर रखें तो ये U दूरी नहीं लेंगे, U नहीं लेंगे, कितनी दूरी लेंगे, कैपिटल D लेंगे बिंब के लिए। हमेशा ध्यान में रखना, चाहे आप सरल सूक्ष्मदर्शी सोल्व करो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सोल्व करो, या फिर टेलीस्कोप में दूरदर्शी सोल्व करो, कोई भी डेरिवेशन सोल्व करोगे आपको सबसे पहले जो बिंब की स्थिति लेनी है वो कहां पर लेनी है, न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर ही लेनी है। तो यहां पर मैं लिखता हूं बिंब द्वारा बना दर्शन कोण, बिंब द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा तथा प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा हो। तो बिंब द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा और प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा हो तो आवर्धन कितना होगा, तो आवर्धन क्षमता, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी वो होगी m = बीटा अपॉन में अल्फा। इस तरीके से डिसाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, ये आवर्धन क्षमता आ गई। अब क्या करना है, आवर्धन निकालने के लिए हमें एक तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधी सी बात है, क्योंकि आवर्धन चाहिए तो हमें ऊंचाइयां, अगर
लेंस और दर्पण में बात करें तो ऊंचाइयां चाहिए, और यहां पर बात करें तो हमें बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा की वैल्यू चाहिए। बीटा की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? प्रतिबिंब से, क्योंकि बीटा प्रतिबिंब का दर्शन कोण है। अल्फा की वैल्यू कहां से मिलेगी? हमें बिंब से। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप जब भी सोल्व करो तो पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो और बाद में बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बिंब के लिए, तो सबसे पहले बात करना आपको बिंब के लिए। तो बिंब के लिए क्या करोगे? बिंब के लिए दर्शन कोण निकालना है अल्फा। तो डायग्राम बना लो यहाँ पे, ये वाला जो त्रिभुज है बिंब वाला वो ऐसा ऐसा वहां पे बना लो। तो क्या है देखो, बिंब के लिए ये O है, ये P है और ये Q। ये बिंब के लिए तो है, ये बिंब बन रहा है, इसका दर्शन कोण कितना है? अल्फा। और बिंब की स्थिति में मैंने अभी बोला, जस्ट 1 मिनट पहले बोला है कि आपको बिंब के लिए हमेशा दूरी है वस्तु की, वो हमेशा कितनी लेनी है? न्यूनतम दृष्टि की दूरी u के बराबर लेनी है। तो न्यूनतम दृष्टि की दूरी u है वो d के बराबर लेनी है। इसको आप कितना मानोगे? d के इक्वल मानोगे। तो अब यहां पर d दूरी तो ले ली u, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन के साथ में यूज लेनी है। जब भी आप डेरिवेशन सोल्व करोगे विदाउट साइन कन्वेंशन कोई भी डेरिवेशन सोल्व नहीं होगा, गलती करोगे, इसलिए आपको साइन कन्वेंशन यूज करनी है। तो अब आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि tan अल्फा और अल्फा इक्वल होंगे। कब? यदि अल्फा अति अल्प हो। बिंब के लिए यदि अल्फा अति अल्प हो, तो अति अल्प होगा तो कितना हो जाएगा? tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है? PQ। PQ बटे में आधार कितना है? OP, क्योंकि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? मुख्य अक्ष से तो ऊपर की ओर और प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो प्रकाशीय केंद्र से चाहे उधर मापो या इधर मापो OP आएगी। OP की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी बिंब के लिए? हमेशा देखो ये चीज मैं कर रहा हूं ना, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी सेम होगा, दूरदर्शी में भी सेम होगा और सरल सूक्ष्मदर्शी में भी सेम होगा, केवल और केवल बिंब के लिए। ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रटने की कोशिश करते हैं। रटने वाली बात नहीं है यहाँ पे, समझना है सिर्फ। क्योंकि बिंब को हमेशा कहां पर रखा जाता है? आंख की न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर ही रखते हैं। तो OP की वैल्यू कितनी है? D। लेकिन देखो प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर मापी की दूरियां नेगेटिव, तो कितनी होगी? PQ बटे में -D। नेगेटिव लेते हैं ना, -D। ये आ गया अल्फा। अल्फा अति अल्प है, अल्फा अति अल्प हो तो यहां पर देखो ये इसके आगे कर रहा हूं, अल्फा अति अल्प, तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा? tan अल्फा लगभग इक्वल होगा अल्फा इज इक्वल्स टू PQ अपॉन में -D। ठीक है, एक ही अल्फा की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसमें? बीटा की वैल्यू के लिए। तो प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण निकालना है, तो बीटा के लिए देखो यहां पर लिखते हैं प्रतिबिंब के लिए। अगर हम बात करें प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब कौन सा है? OP' Q'। यही बन रहा है ना, ध्यान में रखना। OP' Q' के लिए बीटा है, और ये वाली दूरी है प्रतिबिंब की दूरी, वो क्या होती है? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। आभासी बन रहा है तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी? आभासी होगी। क्या आप आभासी दूरी या आभासी स्थिति को फिक्स कर सकते हो? सोचो इस बात को, क्या कर सकते हो? मान लो मैं यहीं खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, सूरज के सामने मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, इधर मेरी छांव बन रही है। क्लियर है? समझना इस बात को मैं कैसे बताना चाह रहा हूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरी छांव बन रही है इस साइड या इस साइड बन रही है। तो आप एक तो मेरे को पकड़ के रोको यहां पर, और एक मेरी छांव को पकड़ के रोको। तो मैं तो हूं बिंब और मेरी छांव है प्रतिबिंब। तो आप अगर मेरे प्रतिबिंब को छांव को पकड़ के रोकना चाहोगे तो मैं आगे खिसकते ही क्या वो वहीं की वहीं रह जाएगी या आगे खिसक जाएगी? आगे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब और आभासी स्थिति को कभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो बदलती रहती है। तो हम किसको डिसाइड करेंगे? केवल और केवल वास्तविक स्थितियों को डिसाइड किया जाता है, उनको हम फिक्स कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट फिक्स कर सकते हैं। कैसे? मुझे पकड़ लो ये लो, अब मैं हिल नहीं सकता यहां से, तो क्या मेरा प्रतिबिंब हिलेगा? नहीं। जब वास्तविक स्थिति को हमने फिक्स कर दिया तो आभासी स्थिति तो नहीं रहेगी, फिक्स ही हो जाएगी। तो इसलिए जब भी कोई भी डेरिवेशन हो दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड, आभासी स्थिति की दूरी आपको कभी नहीं लेनी, उसको वास्तविक, अगर आभासी आ भी रही है तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? वास्तविक में कन्वर्ट कर लेना आपको समरूपता नियम से। क्लियर है? समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा था। अब यहां पर चलते हैं प्रतिबिंब के लिए। तो प्रतिबिंब के लिए त्रिभुज कौन सा है?
त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश में। तो इसमें बात करें तो कितना हो जाएगा tan बीटा। tan बीटा इज इक्वल्स टू कितना है, tan बीटा इज इक्वल्स टू टर्म कितना है p डैश q डैश अपॉन आधार कितना है op डैश। तो p डैश q डैश अपॉन में op डैश ये यहां से आ रहा है। लेकिन यहां पर एक बात बोली है मैंने कि ये op डैश की वैल्यू देखो आप यहां से कितनी डालोगे, op डैश की वैल्यू v है तो क्या v यहां पे लगाओगे, नहीं, v वैल्यू यहां पे पुट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आभासी दूरी है और आभासी दूरी को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले वास्तविक में। कौन से नियम से, समरूपता नियम। कौन कौन से त्रिभुज में लगाएं, तो समरूपता नियम लगाने के लिए हम त्रिभुज लेते हैं OPQ और त्रिभुज OP डैश Q डैश। इन दोनों त्रिभुज में देखो ये वाले कोण भी बराबर है, अल्फा बीटा सेम ही तो है, एक ही लाइन को तो आगे बढ़ाया, और ये वाला समकोण है। तो दो त्रिभुज में दो गुणधर्म समान हो गए, तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कौन से होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर देखना स्टूडेंट्स, करता हूं मैं यहां से, तो समरूपता नियम से त्रिभुज OP डैश Q डैश व त्रिभुज OPQ में, इन दोनों में बात करें तो दो गुणधर्म लगा देते हैं। तो कोण P डैश O Q डैश, ये Q डैश है, P डैश O Q डैश बराबर है कोण POQ। देखना अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, P डैश O Q डैश और POQ ये बराबर होगा। इसका रिजल्ट दे दो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। और दूसरा ये समकोण है तो इसमें ये भी क्या होगा, समकोण। तो कोण OP डैश Q डैश बराबर होगा कोण OPQ बराबर क्या होगा, समकोण। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे और समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लेते हैं। तो इसमें देखो P डैश Q डैश के संगत कौन सी है, PQ अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू OP डैश के संगत कितनी है, OP। तो OP डैश के संगत है OP। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, OP डैश इधर आएगा वो भाग में रहेगा और PQ उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो ये क्या बनेगी स्टेप यहां से, P डैश Q डैश अपॉन में OP डैश बराबर होगा PQ इधर आ जाएगा PQ अपॉन में OP, ये बन गई यहां से। अब देखो OP डैश की वैल्यू है वो आभासी स्थिति है, तो आभासी स्थिति को हम रिप्लेस करेंगे वास्तविक स्थिति से। और वास्तविक स्थिति कौन सी है, OP। वास्तविक स्थिति OP है, यहां से O से P तक की दूरी कितनी है, U। अब कईयों के दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि वहां पर D ली थी तो यहां पर U क्यों बोल रहे हैं, यहां पर भी D लो। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब हम वस्तु लेते हैं केवल बिंब के लिए, जब हम दर्शक कोण बिंब के लिए डिसाइड करते हैं तभी उसको न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर रखते हैं, अन्यथा हम नहीं रखते, अन्यथा हम क्या लेंगे, U ही लेंगे। ये चीज ध्यान रखना। प्रतिबिंब वाले कंडीशन के लिए हम U का यूज करेंगे, तो ये वैल्यू वहां पे रखते हैं, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, tan बीटा इक्वल होगा PQ अपॉन में OP के इक्वल होगा। यहां से बीटा भी अति अल्प है, बीटा अति अल्प हो तो इस कंडीशन में क्या लेंगे, अति अल्प होने पर tan बीटा लगभग बराबर होगा बीटा के, और ये बराबर होगा PQ बटे में। अब OP की वैल्यू कितनी लोगे, U या माइनस U साइन कन्वेंशन के साथ में, ये माइनस U, ये हो गया tan बीटा समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 1 में समीकरण 4 से बीटा की वैल्यू और समीकरण 2 से अल्फा की वैल्यू रखने पर, तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो यहां से बात करें तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो m आवर्धन कितनी आ जाएगी, यहां से आवर्धन m की वैल्यू होगी वो होगी PQ बटे में माइनस U अपॉन में PQ बटे में माइनस D। ये इस तरीके से रखेंगे, PQ से PQ कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और D कहां चला जाएगा, ऊपर। तो आवर्धन कितनी आएगी, m इज इक्वल्स टू D अपॉन U। किसकी आवर्धन आ रही है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन। तो यहां पर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन मैंने क्या बताना चाह रहा था। मैं इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है इजीली, लेकिन टाइम इसलिए लिया है क्योंकि आपको समझना जरूरी है। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अल्फा, जब हम बिंब के लिए डिसाइड करते हैं अल्फा, तब आप दूरी कितनी लोगे, D न्यूनतम दृष्टि की दूरी,
और उसके बाद में अगर आपको मान लो डिसाइड करना है प्रतिबिंब के लिए बीटा, तो प्रतिबिंब के लिए डिसाइड करोगे तो उस स्थिति में आभासी जो दूरियां होती है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को हम डिसाइड पकड़ नहीं सकते, उसको एक्चुअल में माप नहीं सकते, इसलिए इसको रिप्लेस करना है वास्तविक दूरियों से। ये रिप्लेसमेंट कर लिया समरूपता नियम से, और फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करके हमने सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन फाइंड आउट के लिए वो कितनी आई है, m = d/u। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इससे रिलेटेड दो कंडीशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो उसमें इसकी कंडीशंस करेंगे और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को देखेंगे।